अलार्म की घंटी से अमीर सासू माँ शारदा की नींद खुल जाती है। गरीब बहुरानी अनामिका किचन में सब्जियां काट रही होती है। स्टोव में चढ़ा हुआ कुकर विसल दे रही थी। तभी अमीर सासू माँ शारदा ब्रश करके किचन में आती है। अरे गांव की बहू, नहाने के लिए गर्म पानी की हो? करती हूँ माँ जी, बाथरूम में पानी भरा हुआ बकेट में हीटर लगा के आई हूँ। तो हीटर को बाल्टी से कौन बाहर निकालेगा? तुम्हारी मरी हुई माँ के। ये सुनकर अनामिका डरते हुए, नहीं नहीं माँ जी, मैं निकालूंगी। तो जाके करो, यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? उसकी बातें सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। वो शारदा के बेडरूम के बाथरूम में जाके बकेट से हीटर निकालती है और वापस आती है। अरे बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि पानी गर्म हो गया है? पानी के अंदर से धुआं निकल रहा था ना माँ जी। पर मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है बहू। फिर आप मुझे क्या करने को कह रही हैं माँ जी? बताती हूँ, एक बार अपना हाथ दो। शारदा के कहने पर अनामिका अपना हाथ दे देती है। फिर शारदा अनामिका का हाथ सीधा गर्म पानी में डुबो देती है, वो भी अचानक से। ऐसा करने पे अनामिका जोर से चिल्ला उठती है, हाय माँ। इस तरह जब अनामिका चिल्लाने लगी, शारदा अपने हाथ से अनामिका का मुंह दबा देती है ताकि जोर से वो चिल्ला ना पाए। अनामिका के आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे शारदा अपना हाथ हटाती है। तुम्हारे हाथ के अभी तक छिलके नहीं हटे, इसका मतलब पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ है। अनामिका का हाथ जल जाने की वजह से उसके हाथ लाल हो चुके थे, पर शारदा को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक टिफिन रेडी रखना, नहीं तो। आप जब तक लौट आएंगी गर्मा गर्म नाश्ता तैयार रहेगा। उसके बाद शारदा नहाने के लिए चली जाती है। अनामिका के हाथ जल गए थे, तकलीफ हो रही थी, फिर भी जल्दी जल्दी सारा नाश्ता तैयार करती है। अपने जले हुए हाथों को देखकर अनामिका के आंसू निकलने लगे। फिर वो चुपचाप मनी मन रोते हुए कहने लगी, मुझे लगा था अगर मैं उनके कहे अनुसार काम करूं, बात सुनूं, तो वो मुझसे प्यार करेंगी, पर वो तो मुझसे नफरत करती है, मुझे बात बात पर सताती है। इस तरह सोचकर वो दुखी हो रही थी। तब तक शारदा नहा धो के नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती है। अनामिका सारे पकवानों को लाके डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है। डर के मारे अनामिका खाना परोसने लगती है। जैसे ही शारदा इडली तोड़ के मुंह में डालती है, वैसे ही वो अनामिका के मुंह पर थू सारा खाना अनामिका के मुंह पर ही उगल देती है। ये कैसा खाना बनाई हो? न नमक है, न मसाला है, न कोई स्वाद है। इतना कहकर डब्बे में रखे हुए सारे इडली उठाकर वो अनामिका के मुंह पर ही फेंक देती है। अनामिका दुखी होकर बस अपनी आंखें बंद कर ली। अब चूंकि उस रात बेटा रमेश घर पे नहीं था, इसीलिए अमीर सासू माँ शारदा के साथ गरीब बहू अनामिका को सोना था एक ही कमरे में। सासू माँ बिस्तर पे और बहू जमीन पे। रात के करीबन 11 बज रहे थे। शारदा को नींद नहीं आ रही थी। अब चूंकि अनामिका थकी हुई थी, शरीर में दर्द भी था, इसीलिए वो आराम से सो जाती है। पर शारदा को ये बर्दाश्त कैसे हो। अनामिका, अनामिका, इतनी जल्दी तुम सो गई हो या फिर सासू माँ के काम के डर से नाटक कर रही हो? बार बार बुलाने के बावजूद अनामिका हिली डुली नहीं। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आया। वो बिस्तर से उठ के अनामिका को कस के एक लात मारती है। लात मारने की वजह से अनामिका हड़बड़ा के नींद से उठ के बैठ जाती है और सासू माँ को सामने देखती है। क्या हो गया माँ जी, आपने मुझे इस तरह लात क्यों मारी? तुम्हें जगाने के लिए कितना चिल्लाऊं? पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सुन नहीं पाई माँ जी, आपके एक बार बुलाने से मैं आपके पास भाग कर आती हूँ। आपको भी ये बात पता है ना? हाँ हाँ ठीक है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबाओ तो। ऐसा कहकर शारदा जो बिस्तर पे बैठी हुई थी, वो अपने पाँव को अनामिका जो नीचे बैठी थी उस पे चढ़ा देती है। फिर बिना कुछ कहे अनामिका शारदा के पैर दबाने लगती है। शारदा अपनी पूरी ताकत लगा के अनामिका के कंधों पर बोझ बढ़ाने लगती है। अनामिका जब दर्द नहीं सह पाती तब, माँ जी दर्द हो रहा है, आप ऐसे क्यों दबा रही हैं? कहाँ दबा रही हूँ मैं? मेरे पैर कभी भी नीचे गिर सकते हैं, ध्यान रखना कहीं मेरे पैर में किसी तरह चोट न लगे। ऐसा कहकर शारदा फिर दबाने लगती है। बेचारी अनामिका उस दर्द को सहन करने के साथ साथ सासू माँ के पैर दबाने लगी। शारदा को ये पसंद नहीं आया। फिर वो अनामिका को कस के एक लात मारती है, जिस वजह से अनामिका दूसरे तरफ जाके गिरती है। फिर शारदा बिस्तर से उठ के अनामिका के झोटा पकड़ के, तुमने कहा था कि मैं जैसा कहूँगी वैसा ही तुम करोगी, जो तुम नहीं कर रही हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वो अनामिका को खींचते हुए बाहर ले जाती है। अरे रे माँ जी, कुछ मत कीजिए,
मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आजकल बहुत नाटक कर रही हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर रही हो। ऐसा कहकर वो अनामिका को खींचते हुए रेल पटरी के पास ले जाती है। शारदा अनामिका के हाथों को कस के पकड़ लेती है और रेलवे पटरी पर चलने लगती है। अनामिका बहुत डरी हुई होती है। माँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी ठीक से बात नहीं सुन रही हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे आज छोड़ के जाऊंगी। शारदा का ऐसा कहने पर अनामिका अपने घुटनों पर बैठ जाती है और शारदा के दोनों पैर पकड़ लेती है। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है। इस तरह अनामिका विनती करने लगती है, पर शारदा उसकी एक नहीं सुनती और अनामिका को वहीं पे छोड़ के वो चली जाती है। अगर तुम एक कदम भी यहाँ से हिली ना तो देख लेना। ऐसा कहकर शारदा रेलवे पटरी के ऊपर से चल के आगे जाने लगती है और अनामिका डर के मारे भयभीत होकर वहीं पे खड़ी रह गई। शारदा जो रेलवे पटरी के ऊपर से चल के जा रही थी, अचानक से रेलवे ट्रैक के अंदर उसके पैर फंस जाते हैं। फिर शारदा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ! जब वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, अनामिका भागते हुए उसके पास आई। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आती है। वो आवाज सुन के सास बहू दोनों ही घबरा जाती है। अब क्या होगा? मैं यहाँ बहू को डराने आई थी और मेरा ही पैर पटरी के बीच में फंस गया। ऊपर से हॉर्न बजा के ट्रेन भी आ रही है। सास बहू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ट्रेन आवाज करके आगे बढ़ रही होती है। कैसे भी अनामिका सास को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो चारों तरफ देखती है। तभी उसे डायरेक्शन चेंज करने का एक रॉड दिखता है। जिस पटरी पर ट्रेन आ रही थी उसी तरफ अनामिका भागने लगती है। ट्रेन तेजी से आ रही थी। अनामिका उस ट्रैक पे भाग कर जाती है और ट्रैक चेंजिंग रॉड को खींच के नीचे उतार देती है। सामने से आ रही ट्रेन को देखकर, हे भगवान, मुझे बचा लो, ऐसा कहकर आंखें बंद कर लेती है। तब तक ट्रेन दूसरे ट्रैक से होकर निकल जाती है। ये देखकर शारदा एक लंबी सांस लेती है। उसकी जान बचाने के लिए शारदा अपनी बहू को तहे दिल से धन्यवाद कहती है। फिर सास बहू दोनों एक साथ मिलके अपना घर लौट जाती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। नमस्कार। अपने घर के सामने लॉन में शारदा और प्रसाद लड़ रहे थे। रमेश से उनकी लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो पानी का पाइप अपने सर के ऊपर रख लेता है। उसके बाद मानो रमेश के सर से धुआं निकल रहा हो। लेकिन शारदा और प्रसाद तभी भी लड़े जा रहे थे। प्रसाद गुस्से में कहते हैं, बहुत हो गया शारदा, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जो कहूँगा वही करना होगा। मेरे बचपन की दोस्त की बेटी अनामिका से ही हमारे बेटे की शादी होगी। अनामिका ही इस घर की बहू बनेगी। जब इस तरह गुस्से से उन्होंने कहा, शारदा भी गुस्से से कहने लगी, सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं भी आपसे तेज चिल्ला सकती हूँ। मैं अगर बोलने लगूँ ना, भूल गए क्या? अगर मैं भूलना चाहूँ तो भी भूलने वाली चीज है नहीं ना। मैं ढक के तरह, उसी बात का डर है, उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने वादा कर दिया है, वादा नहीं रखा तो सम्मान नहीं रहेगा। मैं भी कम हूँ क्या? मैं भी पीछे नहीं हट सकती। मैं भी अपनी दोस्त से वादा करके आई हूँ कि उसकी बेटी को ही मैं अपने घर की बहू बनाकर लेकर आऊंगी। मैं राजी हो गई हूँ, अब आप भी राजी हो जाइए। उसकी बातें सुन के प्रसाद ठंडे दिमाग से उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं। देखो शारदा, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये एक बात मेरी मान लो। प्रसाद के इस तरह कहने से शारदा भी थोड़ी शांत होती है और प्रसाद को देखकर कहती है, मैं भी तो वही कह रही हूँ जी, आज तक कुछ भी कहकर कभी पीछे नहीं हटी, आज ऐसे कैसे पीछे हट जाओ भला। अरे शारदा, आज तक सत्या ने हमारे परिवार के लिए बहुत किया है, तुम तो सभी जानती हो। जब उन दोनों के बीच चर्चा चल रही थी, रमेश को ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ भी जुड़ा नहीं है, इसीलिए वो पानी अपने सर पे रख लेता है। इधर शारदा प्रसाद को बेटे की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तभी भी लड़े ही जा रहे थे। मुझे पता है, इसीलिए अगर उन्हें जरूरत पड़े तो उनकी बेटी को कुछ पैसे दे दीजिए। अगर वो चाहती है तो हम उनके लिए रिश्ता देखकर धूमधाम से शादी करा देंगे, अब सब खर्च दे दीजिएगा। अरे शारदा, मैंने इसलिए वादा नहीं किया है कि अच्छा रिश्ता देखकर शादी करा दूंगा, हमारे बेटे से शादी करा के बहू बना के लाऊंगा कहा है। जब दोनों इस तरह से लड़ाई करे ही जा रहे थे, रमेश पानी का पाइप अपने सर पे लेके वहाँ पे आता है। फिर दोनों उसको देखते हैं। माँ, पिताजी, तब से इस पाइप को अपने सर पे रखकर सर को ठंड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप दोनों को पसंद आए फिर आप दोनों को लड़ना नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं? मैं तैयार हूँ बेटा।
मैं भी तैयार हूँ बेटा। इस तरह कहने पर रमेश अपने हाथ का पानी का पाइप साइड में फेंक देता है। फिर कहने लगता है, पिताजी, आप अपनी दोस्त की बेटी को ले आइए यहाँ, और माँ, आप भी अपनी सहेली की बेटी को ले आइए। मैं उनसे मिलूंगा, जो मुझे पसंद आएगी उससे शादी करूंगा। फिर ठीक रहेगा ना? इस तरह से वो कहता है। फिर शारदा और प्रसाद अपने में बातचीत करते हैं। फिर अपने अपने दोस्तों से वो दोनों बात करते हैं। प्रसाद अनामिका को और शारदा विनीला को बुलाकर ले आती है। उन्हें सोफे पर बिठाया जाता है। अनामिका बिल्कुल खिली हुई थी, चमेली के फूल की तरह, इतनी खूबसूरत कि मानो कोई कमल का फूल हो। वो रमेश को देखकर शर्मा जाती है। रमेश को भी अनामिका अच्छी लगती है। फिर वो विनीला को देखता है। उसके उलझे हुए बाल, मॉडर्न कपड़ों में वो अजीब तरह से हंस रही थी। रमेश को अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी देर बाद, माँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे अनामिका अच्छी लगी। मैं अनामिका से ही शादी करूंगा। मुझे विनीला अच्छी नहीं लगी। आई एम सॉरी विनीला। उसकी बातें सुन के प्रसाद बहुत खुश हो गए। शारदा बहुत दुखी हो गई, पर विनीला ने चीज को हल्के में ही लिया। नो प्रॉब्लम रमेश, बेस्ट ऑफ लक। फिर वहाँ से वो चली जाती है। अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका की शादी करा दी जाती है। अनामिका जब उस घर में घूम फिर के काम किया करती थी, ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता था। इस वजह से उसे वो परेशान करना शुरू कर देती है। कभी कहती थी चाय स्वादिष्ट नहीं है, या कभी कहती थी गरम नहीं है। कभी कभी तो चाय अनामिका के मुंह पे ही फेंक देती थी। लेकिन रमेश के सामने, अरे बहू, तुम लेकर तो आई, लेकिन हाथ फिसल के तुम्हारे मुंह पे गिरा। चलो, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका के हाथों को दबाकर पकड़ती है और खींचते हुए उसे किचन की तरफ ले जाती है। अनामिका को बहुत दर्द होता है, वो रोती भी है। एक दिन शारदा अकेले खाना खा रही थी। उसने कहा कि खाना स्वादिष्ट नहीं है। फिर उसने अनामिका को बैठाया और सारा खाना जबरदस्ती उसे खिलाने लगी। चाहे तीखा हो, मसालेदार हो, पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उसे रोते रोते सब एक साथ खाना पड़ा। और जैसे ही रमेश आया, आराम से खाओ बहू, काम तो करते ही रहोगी, ऐसा कहकर पानी पिलाती है। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शारदा अपना कसाईपन दिखाने में एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अनामिका रोती थी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन बेडरूम में अपने पति के सामने हमेशा मुस्कुराती थी। तभी एक दिन शारदा पार्क के पास बैठी हुई थी और अपनी बहू को कैसे परेशान किया जा सकता है इसी बारे में सोच रही थी। फिर उसे थोड़ी दूर पे ही दिखा एक वुड कटर रखा हुआ है। तभी शारदा को एक विचार आता है। वो शैतान जैसा मुस्कुराती है और उस वुड कटर को अपने घर ले आती है। उस वक्त घर पे कोई नहीं था। वो अनामिका को उस कटर के पास ले जाके उसे डराने लगती है। देखो, जब तक तुम इस घर से विदा नहीं होगी, तब तक ये सब चलता रहेगा। ये सब तकलीफें कभी खत्म नहीं होने वाली। तो निकल जाओ और जाके कहीं डूब मरो। अनामिका बहुत डर जाती है। वो हाथ जोड़ के विनती करने लगती है, ठीक है माँ जी, मैं घर चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं कल ही चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शारदा अनामिका का इंतजार कर रही थी। तभी वो सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर जाती है। रमेश और प्रसाद जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। शारदा बहुत दुखी थी, सोफे पे लेटी हुई थी। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तब तक डॉक्टर साहब आके जांच करते हैं, उन्हें इंजेक्शन देते हैं और कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि शारदा अब हिल नहीं सकती। पर अनामिका ने शारदा को बिल्कुल अपनी माँ की तरह देखभाल की। 2 दिनों के बाद डॉक्टर रिपोर्ट देखने के लिए आते हैं। प्रसाद, रमेश, अनामिका सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। फिर डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स देखकर, असल में शारदा जी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब इन्हें बेड रेस्ट में रहना होगा। एकदम बच्चे की तरह देखभाल करनी होगी इनकी। कौन देखभाल करेगा अब इनका? मैं हूँ ना डॉक्टर साहब, मेरी माँ नहीं है, मैं सासू माँ को माँ की तरह मानती हूँ, मैं देखभाल करूँगी। उसकी बातें सुन के बाकी लोग भी बहुत खुश हुए। जैसे जैसे दिन निकलते गए, अनामिका शारदा को बहुत अच्छे से प्यार से देखभाल करने लगी। ये सब देखकर शारदा के मन में जो अनामिका के प्रति क्रूरता था वो खत्म हो गया। आखिरकार वो अनामिका को अपनी बहू के तौर पे मान ही ली। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।